नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदन आईएएस। आज हम एक बार फिर से बुद्ध को डिस्कस करेंगे और इस क्लास में बुद्ध से रिलेटेड हर चीज को कवर कर लेंगे। तो बुद्ध की ये फाइनल क्लास होगी, ठीक है। जहां तक हमने पढ़ा था उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने सम्यक कर्मांत को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे शुरू करते हैं सम्यक आजीव, ठीक है। सम्यक आजीव या जिसे सम्यक आजीविका भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारी जीविका यानी कि हमारे धन कमाने का जरिया एक ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचे, बल्कि वो संसार में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। जैसे कि हमने अच्छी शिक्षा हासिल करी, हम शिक्षक बने। हमने अच्छी चिकित्सा की शिक्षा हासिल करी, हम डॉक्टर बने। हम अच्छे किसान बने, हम अच्छे कारीगर बने। मतलब बुद्ध का यह कथन था कि ऐसा पेशा अपनाओ जो समाज के कल्याण के लिए योगदान दे सके। ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करना है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जैसे हथियारों का व्यापार नहीं करना है, नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं करना है, जीवों का शिकार या व्यापार नहीं करना है, जहर या विष का व्यापार नहीं करना है, ठीक है। बुद्ध का मानना था कि हमारी आजीविका नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझ में आती है कि बुद्ध ने हमें यह समझाया कि आप धन कमाओ। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि आप धन नहीं कमाओ। उन्होंने कोई ऐसा मार्ग नहीं बताया जिससे समाज के लोग धन से विरक्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि आप धन कमाओ, लेकिन सही तरीके से कमाओ, लोगों का नुकसान नहीं करो। और आज के समय अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी चीज है। आज हमारे देश को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सही एजुकेशन, ठीक है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे खाद्य पदार्थ होगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत भी है। केवल इन चीजों पे काम करके, इन चीजों को सही करके ही हम पूरे दुनिया में एक उच्च स्थान बना पाएंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं पे हमारे देश का नुकसान होगा और हम बाकी देशों की तुलना में पिछड़ भी जाएंगे। तो बुद्ध की अगर हम इस चीज को समझें तो उन्होंने पूरे देश के लिए या पूरे मानव जाति के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है, ठीक है। तो सम्यक आजीवी ने हमें यह समझाया अपनी आजीविका का साधन वो पेशा रखें जिससे समाज में कल्याण हो और दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी चेतना से नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर सकते हैं और अपने उसी चेतना में पॉजिटिव थॉट्स को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। सम्यक व्यायाम यह बताता है कि हमें अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम ने यह बताया कि हमारे अंदर जो एनर्जी है उसे आप सही दिशा में लगाओ। देखिए, हम जो भी काम करते हैं वो किसी ना किसी विचार से प्रेरित होकर करते हैं, ठीक है। हमने जो भी काम करा उस काम को करने से पहले हमारे मन में एक विचार आया होगा कि हमें ये काम करना है, तो वो काम किसी ना किसी विचार से प्रेरित होकर किया जाता है। अगर हमने ये सोचा कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आईएएस ऑफिसर बनने की दिशा में पढ़ाई शुरू करने से पहले हमारे मन में विचार आया होगा कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो विचार की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम हमारे विचारों को कंट्रोल करने पर ध्यान देता है। सम्यक व्यायाम यह बताता है कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही प्रैक्टिस की तरफ ले जाओ या अपनी एनर्जी को सही प्रैक्टिस में लगाओ। अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को पैदा मत होने दो, ठीक है। जैसे क्या नेगेटिव थॉट्स पैदा हो सकती हैं? जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, अज्ञानता है, या वो नेगेटिव बातें जिनसे हम अपना भी नुकसान करेंगे और समाज का भी नुकसान कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, हमने अपना जीवन शुरू करा बचपन से, तो बचपन से ही हमारे मन में चीजें स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। हम पैदा होते हैं, हमें एक परिवार मिलता है, ठीक है। हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोस के लोग हैं, तो हम एक एनवायरनमेंट में घुले मिले रहते हैं।
उस एनवायरनमेंट से हमारे बुद्धि में कई सारे विचार आ जाते हैं। कुछ माता पिता से आते हैं, कुछ भाई बहनों से आते हैं, चाचा चाची से आते हैं, पड़ोस के लोगों से आते हैं, और उन रिलेटिव से आते हैं जिनसे हम डेली नहीं मिलते हैं। तो हमारी बुद्धि पे, हमारे विचारों पे इन सबका प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर क्या होता है, जो सोसाइटी है, समाज के लोग हैं, उनका प्रयास ज्यादातर ये रहता है कि हमारे मन में किसी ना किसी रूप में गलत विचारों को भर दें। ये होता है और हम सब जानते हैं कि ये फैक्ट है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे माता पिता, हमारे चाहने वाले हमें जिन बुरी आदतों से दूर रखना चाहते हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि हम उसी बुराई में लिप्त हो जाएं, उसी में फंस जाएं और अपने जीवन को खत्म कर डालें। वो लोग कई सारी ऐसी बातें कह देते हैं जिससे हमें अपने अंदर ये डाउट हो जाता है कि क्या हम इतने खराब हैं, क्या पूरी दुनिया सही है और हम ही खराब हैं। ये विचार इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इन विचारों में लिप्त होकर के लोगों ने सुसाइड किए हुए हैं। और ज्यादातर मामलों में ये होता है कि दूसरों की कही हुई बातों की इतनी गहरी चोट पहुंचती है कि व्यक्ति अपना जीवन खत्म कर लेता है। इसके अलावा वो अपना करियर बर्बाद कर सकता है, वो अपना घर परिवार बर्बाद कर सकता है, अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने वंश, अपने परिवार की संपत्ति को खत्म भी कर सकता है, केवल विचारों के जरिए। और वो विचार जो समाज ने हमारे अंदर डाले हैं, उन लोगों ने डाले हैं जो ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी रूप में बर्बाद हो जाएं। ठीक है, तो बुद्ध ने ये कहा कि आप अपने अंदर, अपनी बुद्धि में, अपनी चेतना में, अपने मन में इन विचारों को पैदा नहीं होने दो। उन विचारों को पैदा करो जिससे आपका विकास हो और समाज का विकास हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ये जो चीजें हमारे अंदर भर चुकी हैं, ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर भर चुकी है, इस नेगेटिविटी को खत्म कैसे करना है। इसके लिए बुद्ध ने कहा कि आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक जागरूकता पैदा होगी। वो जागरूकता आपको ये बताएगी कि ये विचार कितना गलत है और इसके विपरीत दूसरा विचार कितना अच्छा है। ठीक है, अगर हम आज के समय में किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलें, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो लोगों का डेवलपमेंट करते हैं, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आप कितने समय मेडिटेशन कर सकते हैं। 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, या 2 घंटा कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा आप डेवलप होंगे अंदर से। ठीक है, तो मेडिटेशन करने की सलाह हमें हर डॉक्टर देगा या हर वो व्यक्ति देगा जो समझता है कि इस चीज से एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है और वो कितनी ऊंची पोजीशन पर पहुंच सकता है। ये मेडिटेशन हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा करता है। वो जागरूकता हमें ये बताती है कि हमें इन विचारों को रखना है, इन विचारों को छोड़ना है और इन विचारों को अपने अंदर घुसने भी नहीं देना है। ठीक है, तो पॉजिटिव गुणों को पैदा किया, जैसे प्रेम, करुणा, उदारता, दूसरों की मदद करने की इच्छा को मजबूत किया। ठीक है, इसके अलावा इन ट्रेड्स को, इन गुणों को अपने अंदर स्थायी बना लिया। ऐसी प्रैक्टिस करी कि अब ये फिक्स हो गए हैं, हमारे अंदर परमानेंट हो चुके हैं, अब ये चीजें हमारे मन से कभी नहीं जाएंगी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, हमारे काम में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके साथ हमें अति उत्साह से बचाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने पे हमें रोकता है और हमारे आलस्य को भी खत्म करता है, हमारे जीवन को बैलेंस करता है। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम ने यह बताया कि अपने विचारों पर बदलाव लाओ, अपने विचारों पे काम करो। हम कोई भी काम करेंगे तो वो जिस विचार से प्रेरित होकर काम शुरू होगा, उस विचार को सही होना है। तो हमारा किया हुआ काम जिस विचार से प्रेरित हो रहा है, उस विचार में जो एनर्जी लगी है, वो एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। इससे हम अपना भला करेंगे, साथ में संपूर्ण मानव जाति का भला करेंगे। इसके बाद आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी कि सही स्मृति, इसे इंग्लिश में कहते हैं माइंडफुलनेस। दो चीजें हैं, माइंड और फुलनेस।
माइंड मतलब बुद्धि, फुलनेस मतलब भरा हुआ। बुद्धि को भरना उन विचारों से जिनसे हमें अच्छा फील हो, वो अच्छी चीजें बाहरी तौर पे आने वाली किसी भी नेगेटिव चीज को रोक दें, आने ही ना दें। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है, उसे मिठाई बहुत पसंद है और मिठाई में उसकी सबसे फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला। एक बंगाली मिठाई है, बहुत अच्छी होती है। अब जो वो व्यक्ति है जिसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, उसका ये नियम है कि वो सुबह उठेगा, उसने नहाया धोया, ठीक है, अपने कपड़े चेंज करे, उसके बाद वो मंदिर चला गया। जब वो मंदिर से आया तो उसने अपने घर में एक मिठाई का डिब्बा खुला हुआ देखा। तो घर वालों ने बताया कि मिठाई आई हुई है, खाना चाहो तो खा लो। उसने देखा, सबसे पहले चेक किया कि कौन कौन सी मिठाइयां हैं। तो पहला काम यही करता है आदमी कि चेक करता है कि है क्या क्या। उसे दिखा रसगुल्ला, उसने कहा रसगुल्ला तो 2 पीस हैं, एक पीस तो मैं ही खाऊंगा। तो एक पीस ले लिया और खा लिया। अब यहां पे 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, मिठाई खाई, उसके बाद अपने काम में लग गए और उस चीज को हम भूल गए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर हम अपने विचार को थोड़ा बदलें तो हम इस चीज को सारा दिन अपने माइंड में रख सकते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैं मंदिर गया, वापस आया तो मैंने देखा मेरे घर में मिठाई थी और मेरी पसंदीदा मिठाई मुझे मिली है और मैंने उस मिठाई को खाया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है मेरे लिए। तो उस एहसास ने, उसमें डबल एहसास हो गया उस व्यक्ति को। पहला, एक तो मिठाई का एहसास हो गया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरा ये एहसास होगा कि मेरे भविष्य में जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी चीजें आगे काफी अच्छी होने वाली हैं, इसलिए ये चीज हुई। तो बुद्धि में 2 विचार आ गए। पहला कि मुझे मेरी पसंद की चीज मिल गई। दूसरा, मिठाई मिलने से एक शुभ बात बुद्धि में आई कि मेरे साथ अब अच्छा होगा। तो हमारे बुद्धि में इन 2 विचारों ने सारे दिन के लिए अपनी जगह बना ली कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है, इसका मतलब यह है कि मेरा भविष्य उज्जवल है। ठीक है, एक काम ने हमारे अंदर बुद्धि को उन 2 अच्छे विचारों से भर दिया जिससे हमारा दिमाग पूरे दिन के लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सम्यक स्मृति ने बताया कि अपनी स्मृति को, अपनी बुद्धि को भर दो अच्छे विचारों से। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चीज को सोचना ही नहीं है। देखिए, इस सम्यक स्मृति को बौद्ध परंपरा में सत्तिपठान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा सम्यक स्मृति बताती है कि अपनी शरीर की गतिविधियों, ठीक है, यानी कि अपनी मूवमेंट्स को, अपनी सांसों को और अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर सजग रहो। जैसे कि हम अपने सांस लेने पे, सांस छोड़ने पे ध्यान दे सकते हैं। चलते समय कदमों की जागरूकता पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें अपनी बुद्धि को फोकस करना है तो हम मेडिटेशन करें। ठीक है, उसके अलावा हम जब सांस लें और छोड़ें तो ध्यान दें उस सांस पे। ठीक है, ये हमारे फोकस को बढ़ाता है। और जो कदमों के चलने वाली बात है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए 8 कदम चले, उन 8 कदम चलने तक हमने सांस खींची, फिर अगले 8 कदम चलने तक हमने उस सांस को अंदर रोक के रखा, फिर अगले 8 कदम चलने तक अपनी सांस को रिलीज करा। तो ये प्रैक्टिस है, ये हमारे फोकस को बढ़ाती है। हो सकता है 8 कदम चलने पे सांस खींचना आसान हो पर रोकना मुश्किल हो, तो हम इन्हें 4-4 कदम करके भी कर सकते हैं। ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारे एकाग्रता को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी भावनाओं की स्मृति, जैसे सुख, दुख या उदासीनता जैसे भाव हमारे अंदर कब आ रहे हैं, हमें उन्हें पहचानना है और बिना किसी नफरत के, बिना किसी आसक्ति के देख के उन भावनाओं को त्याग देना है। अगर क्रोध आ गया, हमें किसी बात को लेकर के गुस्सा आ गया, तो हमें समझना है कि वो केवल एक भावना है और उस भावना को परमानेंट नहीं करना है। उस भावना के आवेश में आकर के कुछ गलत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी पे हाथ उठा दिया या किसी को गाली दे दी या किसी के घर में आग लगा दी या कहीं चोरी कर दी या तोड़फोड़ कर दी, इस तरह की चीज नहीं करनी है। बल्कि ये समझना है कि ये जो विचार आया, ये केवल एक विचार है, उस विचार में बहना नहीं है। उस विचार को एक विचार समझ के छोड़ देना है कि ये सिर्फ एक विचार है,
इसमें हम डूबेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी मन की स्मृति है, जैसे खुशी है, कोई चिंता है, हमें ये समझना है कि ये कैसे बदल रहे हैं, कि कब हम खुश होते हैं, कब हम दुखी होते हैं, कब हम उदास होते हैं, मतलब मन की प्रवृत्ति कैसे बदलती है। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि मन कब भटक रहा है, तो हम उसे पकड़ेंगे और वापस प्रेजेंट पे ले आएंगे। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम पे वापस से फोकस कर देंगे अगर हमारा मन भटक जाए। ठीक है, तो मन को भटकने से रोकने के लिए और अगर मन भटक गया है उसको वापस प्रेजेंट में लाने के लिए सम्यक स्मृति काम करती है। ठीक है, अंत में है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि को सही समाधि या सही एकाग्रता कहते हैं। इसमें एकाग्रता आ जाती है, पूरा फोकस आ जाता है, मन में कोई विचार नहीं रहता, मन पूरी तरह से शांत होता है, फोकस होता है और एकाग्र हो जाता है। मन में एक गहरी जागरूकता पैदा होती है और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसका उद्देश्य है कि ध्यान के माध्यम से मन के अशुभ विचारों को मुक्त करना और निर्वाण की ओर जाना। ठीक है, अपने मन को, अपने जीवन को निर्वाण की ओर ले जाना। ठीक है, सम्यक समाधि ध्यान की अवस्थाओं के बारे में बताती है, जिन्हें ध्यान कहते हैं। ध्यान, ठीक है, GHANA। ठीक है, फर्स्ट ध्यान में हमारे मन में विचार विमर्श होता है और सुख की अनुभूति के साथ एकाग्रता की शुरुआत होती है। हमारे मन में विचार विमर्श चलता है, यानी डिस्कशन चलता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मन में अंदर एक डिस्कशन चलता है। ठीक है, और धीरे धीरे एक पॉजिटिव या एक सुख की अनुभूति मन को होती है। ठीक है, इस स्तर पर बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसमें सांस पर ध्यान देते हुए विचारों को शांत किया जाता है। ये मेडिटेशन की फॉर्म है। ठीक है, इस मेडिटेशन की फॉर्म में हमने सांस ली, सांस छोड़ी, सांसों पे ध्यान दिया, मन के अंदर एक उथल पुथल चल रही है, आपस में विचार विमर्श चल रहा है कि ये करना है, ये सही है, वो सही है, इसमें ये चीज है, उसमें वो चीज है। इसके साथ साथ मन में एक शांति भी मिल रही है। ठीक है, एक सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये पहला ध्यान है। ठीक है, तो इसमें सांस पर ध्यान देते हुए विचारों को शांत किया जाता है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को शांत किया जाता है। ठीक है, दूसरे ध्यान में ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। ठीक है, और अंदर एक विश्वास, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो दूसरे ध्यान में डिस्कशन खत्म हो गया, आंतरिक विश्वास पैदा हुआ, एकाग्रता बढ़ी और एक गहरा सुख मिलता है। दूसरे ध्यान में मन पूरी तरह से एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि विचार विमर्श रुक गया है, मन एक बिंदु पर फोकस हो गया है। इस फोकस होने से एक गहरा सुख मिलता है। तीसरे ध्यान में सुख कम हो जाता है और इस सुख की भावना की जगह पर एक शांति और संतोष की भावना मिलती है। तीसरे ध्यान में शारीरिक सुख से ऊपर उठकर मानसिक शांति का अनुभव होता है। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा ध्यान जो और अंतिम ध्यान। इसमें सभी सांसारिक सुख और दुख से परे होकर एक शुद्ध निष्पक्ष जागरूकता की अवस्था प्राप्त होती है। चौथे ध्यान में ना सुख की भावना होती है, ना दुख की भावना होती है। इसके अलावा जागरूकता की एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो शुद्ध और निष्पक्ष होती है, और इसी को समाधि की पूर्णता कहते हैं। यानी कि यहां पे आकर के मन समाधि में पूर्ण रूप से डूब गया। अब यहां से मन पूरी तरह से शांत और स्पष्ट है, जैसे एक साफ दर्पण। तो चौथे ध्यान में मन क्रोध, लालच, अज्ञानता जैसे अशुभ विचारों से मुक्त होकर शुद्ध और स्पष्ट बन जाता है। इससे चार आर्य सत्यों की गहरी समझ प्राप्त होती है और ये निर्वाण का मार्ग देता है, जो दुख से मुक्ति और पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है। ये तनाव कम करता है और डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ाता है और जीवन में बैलेंस लेके आता है, जीवन को संतुलित करता है। सम्यक समाधि ने हमें मेडिटेशन की फॉर्म्स बता दी। अगर आपको इसे प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले इसमें एक शांत स्थान को चुनना होता है। उसके बाद अपने सांसों पर ध्यान देना होता है, कैसे सांसें अंदर आ रही हैं, कैसे सांसें बाहर जा रही हैं, और मन को भटकने से रोकना,
सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब बौद्ध धर्म की मान्यता है कि ईश्वर नहीं है और आत्मा भी नहीं है। ठीक है, और ईश्वर संसार का कर्ता धर्ता नहीं है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है। बौद्ध धर्म कर्मवाद को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म मानता है कि जो हमने कर्म किए हैं वही फल हमें प्राप्त होंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में 5 स्कंद बताए गए हैं, जिनमें पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, चौथा संस्कार और पांचवा विज्ञान। बौद्ध धर्म के अनुसार 5 इंद्रिया या 5 बल हैं, जिनमें पहला है श्रद्धा, दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा समाधि और पांचवा प्रज्ञा। जो भिक्षु वर्ग था उनको 10 शील का पालन करना होता था और गृहस्थों को पंचशील का पालन करना अनिवार्य था। ये इस प्रकार से हैं: अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग करना, मध्याह्न भोजन का त्याग करना, माला धारण करना, सुगंधित द्रव्य का त्याग करना, नृत्य संगीत का त्याग करना, कामनी कंचन का त्याग करना और कोमल शैया का त्याग करना। इसके अलावा बुद्ध ने कई स्थानों पर भ्रमण भी करा, जहां उन्होंने उपदेश दिए और अष्टांगिक मार्ग को लोगों को दिखाया, जैसे वाराणसी, उर्वेला, राजगृह, कपिलवस्तु, अनुनीय, वैशाली, पुनार, कौशाम्बी, वेरेंजा, चंपा, काजंगल, कुरु और इस तरह से कई सारी जगहें थी जहां बुद्ध गए और उन्होंने अपने विचार को, अपने अष्टांगिक मार्ग को लोगों को बताया। ठीक है, ये भ्रमण करने का नतीजा ही था कि बौद्ध धर्म इतना ज्यादा लोगों के बीच में फैल गया। इस धर्म से इतने ज्यादा लोग इसी वजह से जुड़ पाए क्योंकि बुद्ध ने नगर नगर जाकर के अपने विचारों को और अष्टांगिक मार्ग को लोगों को दिखाया। ठीक है, तो इस भ्रमण से बौद्ध धर्म के विचार, बुद्ध के विचार लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म से जुड़े। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार, बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी और बुद्ध के सर्वाधिक प्रवचन और सर्वाधिक पर्यावास कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में हुए थे। ठीक है, ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, श्रावस्ती। यहां पे सबसे ज्यादा ये चीजें हुई थी और ये राजधानी थी कौशल की। ठीक है, अंत में मल्लों की राजधानी पावा में एक लोहार जिसका नाम चुंद था, उसके घर रात्रि भोजन में बुद्ध ने सूकर मद्यप, एक भोजन होता है वो खाया। ये एक तरह का मशरूम था। ठीक है, अब जिससे बुद्ध को अतिसार हो गया, मतलब डायरिया हो गया और इस कारण 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को हुई। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु को या बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को बौद्ध कला में स्तूप के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद राम संभार नदी के तट पर बुद्ध का दाह संस्कार हुआ और इसे कला में शयन मुद्रा में दिखाया गया। मतलब अगर बुद्ध की जो शयन मुद्रा वाली मूर्ति है वो ये बता दी कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है, यानी कि अब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो चुका है, उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया है। शयन मुद्रा की प्राचीन पाषाण मूर्ति का निर्माण सबसे पहले कुशीनगर में हुआ। ठीक है, महापरिनिब्बान सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों के लिए 8 दावेदारों के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, तो इसके लिए द्रोण नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इसमें मध्यस्थता करी और इस विवाद को सुलझाया। बुद्ध के अवशेषों के 8 भाग हुए। ठीक है, इन 8 भागों में प्रत्येक पर एक स्तूप बनाया गया। ठीक है, तो जितने भी स्तूप बने हैं उन सब में बुद्ध का कोई ना कोई अवशेष रखा गया है। ठीक है, इसमें सबसे मुख्य जो अवशेष है वो मुख्य अवशेष शालवन के स्तूप में रखा गया है। ठीक है, बुद्ध के 3 दंत धातुओं की पूजा भी होती है। इनकी सबसे पहले पूजा होती है स्वर्ग में, दूसरा गांधार देश में और तीसरा दंतपुर में, और दंतपुर में इनकी पूजा नाग करते हैं। तो आज हमने बुद्ध और उनसे जुड़ी प्रत्येक चीज को खत्म कर लिया है। अब जो बुद्ध से रिलेटेड वीडियो आएगी उसमें बुद्ध और उनके द्वारा किए गए कामों से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है,
तो बुद्ध को हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अब उन्हें हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि उन पे क्या क्या सवाल बनते हैं। तो मेंस और प्रीलिम्स की जो वीडियोस आएंगी उसमें बुद्ध के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास में इतना ही है, आगे की चीज़ों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमसे यूपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो इस नंबर में कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो अगली वीडियो मिलेंगे। हैव अ गुड डे।